सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द आइसमैन के बारे में। ये कहानी है रिचर्ड कुलकुंस्की की, जो पेशे से एक कातिल है। एक वक्त के बाद उसे वायलेंस की इतनी आदत लग जाती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर लेता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1964 का दृश्य आता है। हम एक बार में रिचर्ड नाम के आदमी को देखते हैं, जिसे सारे लोग रिची कह के बुलाते हैं। रिची आज डेट पर आया है एक लड़की के साथ जिसका नाम है डेबरा। जब ये दोनों बातें करना शुरू करते हैं तब डेबरा रिची से पूछती है कि वो क्या करता है। रिची कहता है कि वो कार्टून बनाता है, लेकिन इतना बताने के बाद वो चुप हो जाता है। डेबरा एक के बाद एक सवाल पूछती जाती है, लेकिन रिची अपने बारे में बताने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं होता। उसे देख करके ऐसा लगता है कि वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता, सिर्फ डेबरा ही बातें करते रहती है। रिची ज्यादा बातें नहीं करता। एक वक्त के बाद डेबरा बोर हो जाती है, तब रिची आता है उसे बाहर छोड़ने के लिए। जैसे ही डेबरा यहाँ से चली जाती है, रिची पहुंचता है अपने दोस्तों के पास, जिनका नाम है टेरी और डीनो। वो इन दोनों के साथ पुल खेलने लगता है। तब बातों ही बातों में ये लोग पूछते हैं डेबरा के बारे में कि डेबरा के साथ इसकी डेट कैसी थी। तभी हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है अर्ल। वो जैसे ही डेबरा का नाम सुनता है कहता है कि डेबरा को मेरे कई सारे दोस्तों ने डेट किया है। मैं बचपन से उस लड़की को जानता हूँ। सबका मानना है कि वो एक वेश्या है, वो किसी के साथ भी सो जाती है। तब ये बातें कहीं ना कहीं रिची को बुरी लगती है। वो गेम खेलते रहता है। एक वक्त के बाद वो गेम जीत जाता है। गेम जीतने के बाद उसकी झड़प होने लगती है अर्ल के साथ, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। ये सारे लोग घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अर्ल जैसे ही जाकर के अपनी गाड़ी में बैठता है, रिची जाता है उसके पास और उसके गले को काट करके उसे मार देता है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। हमारे सामने आता है 1 साल बाद का दृश्य। हम रिची को देखते हैं एक हॉस्पिटल में। उसे नर्स आकर के बताती है कि वो पिता बन गया है। तब हमें पता लगता है कि रिची ने डेबरा से शादी कर ली थी और आज डेबरा माँ बनी है। उसने एक बेटी को जन्म दिया है। अब रिची यहाँ से निकल जाता है और जाता है अपने लैब में। तब हमें पता लगता है कि रिची पोर्नोग्राफिक वीडियोज बनाता है, लेकिन वो सबको झूठ कहता है कि वो डिज्नी के लिए काम कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसका एक दोस्त उसे कॉल करता है जिसका नाम है लोपरॉन। वो रिची को कहता है कि क्लाइंट सर पे बैठा हुआ है, उसे जल्दी से वीडियो चाहिए, उसे कल तक कैसे भी 7 वीडियो चाहिए। तब रिची कहता है कि वो थक गया है, आज रात वो आराम करने घर जा रहा है, कल वो इस बारे में सोचेगा। इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकलने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचता है, यहाँ पर 3 लोग आते हैं। वो डीनो को ढूंढ रहे हैं। रिची कहता है कि डीनो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो तीनों लोग अंदर आने लगते हैं। तीनों में से एक आदमी का नाम है रॉय, जो इन दोनों का मुखिया है। उसके दोनों साथियों का नाम है जॉश और मिकी। रिची इन्हें बार बार समझाते रहता है कि यहाँ पर डीनो नहीं है, लेकिन ये लोग उसकी बातों को नहीं सुनते और चले आते हैं उसके लैब के अंदर। जब रिची उन्हें एक बार और मना करता है, तब ये लोग उस पर बंदूक तान देते हैं और रिची को कहते हैं कि कल आकर के तुम हमसे मिलो। अगर तुम नहीं आए तब तुम्हें पता भी नहीं है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं। तब रिची आता है अपने घर पे और अपनी बेटी को खिलाने लगता है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है एक अखबार पे। तब उसे एहसास होता है कि डेबरा अपने लिए एक बड़ा घर ढूंढ रही है। अगले दिन रिची पहुंचता है रॉय के पास। जब वो उसकी गाड़ी में बैठा होता है, तब रॉय उस पर बंदूक तान देता है उसे डराने के लिए, लेकिन रॉय देखता है कि रिची के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं है। वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। तभी एक भिखारी आकर के दरवाजा खटखटाने लगता है। इस चीज को देखने के बाद रॉय अपनी बंदूक दे देता है रिची को और कहता है कि जा करके उस भिखारी को मार दो। अगर तुमने उसे मार दिया तब मैं समझ जाऊंगा कि तुम कितने काबिल हो। मैं इस बारे में सोचूंगा कि तुम मेरे लिए काम कर सकते हो या नहीं। इस बात को सुनने के बाद रिची जाता है बाहर और बिना कुछ सोचे समझे उस भिखारी का कत्ल कर देता है। इस चीज को देखने के बाद रॉय खुश हो जाता है। वो रिची को रख लेता है काम पे। रिची अब रॉय का हिटमैन बन चुका है। उसके साथ साथ वो वसूली का भी काम करता है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है, रिची अब बहुत ही ज्यादा अमीर होते जाता है। तब हमारे सामने आता है 10 साल बाद का दृश्य। हम देखते हैं कि अब रिची बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका है। उसके पास एक आलीशान घर है। वो एक बहुत ही लेविश जिंदगी बिता रहा है। जब एक दिन ये सारे लोग डिनर पे बाहर गए होते हैं, तब यहाँ पर डेबरा के बहुत सारे दोस्त होते हैं। तब एक औरत बातों ही बातों में कहती है कि अचानक तुम लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए। इतना अमीर कोई डिज्नी की फिल्में बना करके नहीं हो सकता, उसे तो पॉर्न वाली फिल्में बनानी पड़ेंगी। तब इस बात को सुनने के बाद सारे लोग हंसने लगते हैं। डेबरा भी हंसती है और कहती है कि रिची अब मनी एक्सचेंज के बिजनेस में आ गया है। उसी बिजनेस से हमने इतने सारे पैसे बनाए हैं। इन बातों को सुनने के बाद रिची सोचने लगता है। हमें पता लगता है कि रिची अपने बिजनेस के बारे में डेबरा को कुछ भी नहीं बताता। उसकी इमेज बहुत ही क्लीन है अपनी पत्नी के सामने।
फिर ये लोग डिनर खत्म करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तब हमारे सामने 1 साल बाद का दृश्य आता है। हम जॉश को देखते हैं एक डील करते हुए। जैसे ही जॉश के हाथ में पैसे आते हैं वो 2 क्यूबन गैंगस्टर को मार करके यहाँ से निकल जाता है। इसी बीच हम देखते हैं रिची को डेबरा के साथ। जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी इनकी बेटियां आ जाती हैं दरवाजे पे। इनकी एक बेटी कहती है कि उसे डर लग रहा है, तब वो आकर के इनके बीच में सो जाती है। थोड़ी देर तक ये लोग वियतनाम वॉर के बारे में बात करते हैं, तब उसकी बेटी यहाँ से चली जाती है। ये लोग दोबारा इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। तभी अगले दिन हम लियो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो गैम्बिनो के लिए काम करता है, जिसके आदमियों को जॉश मार करके भागा है। लियो आकर के बात करता है रोए से और कहता है कि गैम्बिनो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। अगर जल्दी ही जॉश को नहीं मारा गया तब गैम्बिनो तुम पे हमला करेगा। इन बातों को सुनने के बाद रोए भड़क जाता है और कहता है कि जॉश मेरे बेटे की तरह था, मैं उसे इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो, मुझे पता है कि जॉश से कैसे निपटना है। तभी अगली सुबह हम रिची को देखते हैं जो तैयार हो रहा होता है। तब उसकी बेटी एनाबेल उसकी मदद करती है तैयार होने में। रिची अपनी बेटी को स्कूल छोड़ता है और चला आता है एक मोटेल के अंदर, जिस मोटेल के अंदर मार्टी नाम का एक लड़का है। वो एलेक्स नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। तब रिची चला जाता है घर के अंदर और मार्टी को पकड़ लेता है। तब मार्टी की बात होती है रोए से, और रोए से बात करते समय मार्टी समझ जाता है कि अब वो नहीं बचने वाला है। रिची मार्टी को मारने से पहले कहता है कि ईश्वर से प्रार्थना करो। जैसे ही मार्टी की प्रार्थना खत्म होती है रिची उसे मार देता है। तभी रिची को एहसास होता है कि इस कमरे के अंदर और कोई भी है। वो जैसे ही क्लोजेट का दरवाजा खोलता है उसे वो लड़की नजर आती है जिसका नाम है एलेक्स। लेकिन रिची इस लड़की को नहीं मारता, उसे यहाँ से भगा देता है। जैसे ही ये लोग नीचे आते हैं, नीचे ये लोग एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है फ्रीजी। फ्रीजी भी काम करता है रोए के लिए। वो इन दोनों को बाहर आने का मौका देता है। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं वो पूरे के पूरे मोटेल को उड़ा देता है। तब रिची जाकर के बैठ जाता है उसकी गाड़ी में। फ्रीजी जैसे ही एलेक्स को देखता है कहता है कि तुम्हें इस लड़की को मारना पड़ेगा, इसने तुम्हारी शक्ल देख ली है। लेकिन रिची कहता है कि नहीं, मेरे भी कुछ नियम कानून है, मैं औरतों और बच्चों को नहीं मारता। लेकिन फ्रीजी उसकी बात नहीं सुनता। वो अपनी गाड़ी लेकर के जाता है एलेक्स को मारने के लिए। तब रिची उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि यह गलती मत करना, मेरे सामने तुम किसी भी औरत को नहीं मार सकते। तब तक एलेक्स यहाँ से भाग जाती है। इन चीजों को देखने के बाद फ्रीजी गुस्सा हो जाता है रिची पे। वो रिची को कहता है कि तुम पे एक मौत उधार रही। इतना कहने के बाद फ्रीजी यहाँ से निकल जाता है। तब रिची पहुंचता है रोए के पास। रोए बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो रिची को कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, आज तुमने एक गवाह छोड़ दिया। तुम्हें पता है ना कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। अगर उस लड़की ने कहीं भी गवाही दे दी तब तुम हमेशा के लिए अंदर चले जाओगे। मैं ऐसे ही परेशान हूँ। जल्दी अगर हमने जॉश के मामले को नहीं सुलझाया तो गैम्बिनो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। पुलिस वाले भी हमारे पीछे लगे हुए हैं, इसीलिए मैं सब कुछ थोड़े दिनों के लिए बंद कर रहा हूँ ताकि सब कुछ ठंडा हो जाए। अब तुम भी थोड़े दिनों के लिए जाकर के घर पे बैठ जाओ, तुम्हारे लिए अब कोई भी काम नहीं है मेरे पास। तब इन बातों को सुनने के बाद रिची भी परेशान हो जाता है क्योंकि अब वो बेरोजगार हो गया। तब वो जाता है स्टेट प्रिजन में अपने भाई से मिलने के लिए। रिची का बड़ा भाई पिछले 12 साल से जेल के अंदर है, जिसका नाम है जोई। जोई जैसे ही रिची को देखता है उस पर गुस्सा हो जाता है। कहता है कि 12 साल हो गए मुझे जेल में आए हुए, 11 साल से तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे, आज आखिर तुम क्यों आए हो? तुम्हें भी जेल के अंदर होना चाहिए। जितने गलत काम मैंने किए हैं तुमने उससे ज्यादा गलत काम किए हैं। मैंने एक ही गलत काम कर दिया, तुम औरतों और बच्चों को नहीं छूते। मैंने एक लड़की का बलात्कार करके उसे मार दिया, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन थोड़े समय के बाद मुझे लगता है तुम भी यहाँ पर आओगे। इतना कहने के बाद वो रिची को कहता है कि मुझे एक वकील चाहिए, मुझे एक वकील ला करके दो। लेकिन रिची मना कर देता है। तब जोई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि तुम भाई कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हारे जैसा भाई होने से ना होना ज्यादा बेहतर है। मैं ऐसे ही सड़ता रहूंगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो। रिची यहाँ से जाने लगता है। जोई उसे ऐसे ही चिल्ला करके गालियां देते रहता है। रिची यहाँ से निकलने के बाद आता है अपने परिवार के पास। आज उसकी दोनों बेटियां स्केटिंग करने वाली हैं। जब वो लोग स्केटिंग कर रही होती हैं तब ये लोग देख रहे होते हैं और डेबरा बात कर रही होती है अपने पड़ोसियों से। स्केटिंग के बाद ये लोग घर जाने लगते हैं, लेकिन गाड़ी चलाते समय रिची किसी और ही दुनिया में खोया हुआ होता है। उसे ध्यान भी नहीं होता, वह गाड़ी को जाकर के ठोक देता है। वो जिस आदमी के गाड़ी को ठोकता है वो बहुत ही गुस्से में आता है अपनी गाड़ी से बाहर। तब रिची भी गुस्से में बाहर निकलता है। जब वो आदमी रिची को देखता है तब डर करके चला जाता है अपनी गाड़ी के अंदर। रिची को लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बाहर आता है और गालियां देने लगता है रिची को। रिची के साथ साथ वो उसके पूरे परिवार को गालियां बकता है। इस चीज को देखने के बाद अब रिची आग बबूला हो जाता है। जैसे ही यहाँ का सिग्नल ग्रीन होता है वो उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है। वो आदमी भागते जाता है और रिची उसका पीछा करते जाता है। इस बीच डेबरा बार बार चिल्ला रही होती है और उसकी दोनों बेटियां भी कि रिची ऐसा ना करे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता।
तब थोड़े समय के बाद इन दोनों गाड़ियों के बीच आकर के एक टैक्सी खड़ी हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद तब रिची रुकता है। डेबरा अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो रिची को बहुत ही बुरा भला कहती है। तब ये लोग घर चले आते हैं। जब रिची शावर में होता है तब वो अपने बचपन को याद करता है कि उसके भाई को उसके पिता कैसे पीटा करते थे। रिची इन सारी चीजों को देखता था, लेकिन कभी भी उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने पिता को रोके। तब से वो इमोशनलेस हो गया। उसे कुछ भी देख करके कुछ भी महसूस नहीं होता। नहाने के बाद वो ऐसे ही आकर के बाहर बैठ जाता है। जब डेबरा इन चीजों को देखती है तो उसके पास आकर के कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे बता सकते हो, इतना परेशान मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। तब रिची बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वो दोबारा अपना आपा खो देता है। वो चीजों को उठा उठा करके फेंकता है। डेबरा उसे बड़ी ही मुश्किल से संभालती है। रिची कहता है कि मैं अपने परिवार को लेकर के चिंतित हूँ, मैं कैसे भी तुम लोगों का ख्याल रखना चाहता हूँ। तब डेबरा उसे गले लगाती है। थोड़ी देर के बाद रिची शांत हो जाता है, लेकिन अगले दिन वो जाता है फ्रीजी के पास। उसे पूरी बात बताता है कि अब रिची बेरोजगार हो गया है, उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो चाहता है कि फ्रीजी उसके लिए काम ढूंढे। तब फ्रीजी कहता है कि मेरे पास बहुत सारे काम आते हैं, अगर तुम चाहो तो हम दोनों पार्टनर की तरह काम कर सकते हैं। रिची भी मान जाता है। तब फ्रीजी उसे लेकर के जाता है अपने आइसक्रीम ट्रक के अंदर, जहाँ बहुत सारी लाशें होती हैं। उसने उन सारी लाशों को अंदर जमा करके रखा है। वो कहता है कि मैं इन लाशों को यहाँ पर तब तक रखता हूँ जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता। एक बार जब मामला ठंडा हो जाता है तब मैं इन लाशों को ठिकाने लगाता हूँ। अब रिची और फ्रीजी दोनों मिलकर के लाशों को काटने लगते हैं। आज रिची थोड़ा खुश है। वो जैसे ही घर वापस आता है अपनी पत्नी को लेकर के जाता है एक फैंसी रेस्टोरेंट में। ये लोग डिनर करते हैं और डांस भी करते हैं। तभी दूसरी तरफ हम रोय को देखते हैं, जो गैम्बिनो के साथ सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा है। उसके लाख कोशिशों के बाद भी गैम्बिनो नहीं मानता, और ना ही लियो, क्योंकि जॉश ने उसके आदमियों को मारा है। तब रोय के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। वो सबके सामने ही जॉश को मार देता है, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसने जॉश को मारा है। तब लियो यहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद लियो जाकर के मिलता है फ्रीजी से। उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वो उस आदमी की तस्वीर दिखाता है जिसे मारना है इन लोगों को। वो $40,000 का ऑफर देता है। उसके साथ साथ वो $10,000 एक्स्ट्रा देगा अगर उस आदमी की मौत नेचुरल लगे, किसी को भी पता न लगे कि इसे मरवाया गया है। तब फ्रीजी मान जाता है। जल्दी वो इस बारे में बताता है रिची को कि इनके पास एक नया काम आया है, इन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे अगर इन लोगों ने उसकी मौत को नेचुरल बताया तो। रिची कहता है कि आखिर हम इस काम को कैसे करेंगे। तब फ्रीजी प्लानिंग करता है। वो साइनाइड का पाउडर लाता है और कहता है कि हम क्लब में जाएंगे और उसके ऊपर साइनाइड फेंकेंगे जिससे वो चोक करके मर सकता है। तब रिची भी मान जाता है। ये लोग चीजों की तैयारी करते हैं और रात को उस क्लब में जाते हैं जहाँ पर वो आदमी डांस कर रहा है। धीरे धीरे रिची उस आदमी के पास जाता है और साइनाइड का पाउडर उसके नाक के ऊपर ब्लो कर देता है। जैसे ही पाउडर उसके नाक के अंदर जाता है वो आदमी चोक करने लगता है। एक वक्त के बाद उसकी मौत हो जाती है। तब ये दोनों बाहर आने लगते हैं, लेकिन टेरी देख लेता है रिची को। वो जोर जोर से उसका नाम चिल्लाता है और उसके पास आकर के कहता है कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है। तब रिची उसे भाव नहीं देता और यहाँ से निकल जाता है और घर चला आता है। अगले दिन हम रिची को देखते हैं। वो एक कविता लिख रहा है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसकी बेटी एनाबेल अब 16 साल की हो गई है। आज उसका बर्थडे है। जब सारे लोग बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और रिची अपनी बेटी के लिए कविताएं बोल रहा होता है, तभी उसका डोरबेल बजता है। रिची जैसे ही दरवाजा खोलता है वो रोय के 2 लोगों को देखता है जो उसे लेकर के जाते हैं बाहर गाड़ी में, जिसके अंदर रोय बैठा है। वो लोग उसे गाड़ी के अंदर बैठा लेते हैं, लेकिन अंदर से एनाबेल इन सारी चीजों को देख लेती है। रोय ने अब बंदूक तान करके रखा है रिची पे। वो कहता है कि तुम मेरे दुश्मन लियो के लिए काम कर रहे हो, ये बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम कल कुछ भी कर सकते हो। तभी हम एनाबेल को देखते हैं जो बाहर आ रही है। उसे देखने के बाद रिची सबको कहता है कि उसे कुछ मत करना। तभी एनाबेल आकर के दरवाजा बजाने लगती है। इस चीज को देखने के बाद रोय रिची को छोड़ देता है। रिची चला जाता है घर के अंदर, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो टेरी से पूछता है कि तुमने रोय को क्या बोला। टेरी कहता है कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तभी हम फ्रीजी को देखते हैं जो बार बार कॉल कर रहा है रिची को। तब थोड़ी देर के बाद रिची उसका कॉल उठाता है। फ्रीजी कहता है कि मेरे पास एक और काम है। रिची कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो ये काम दे देता है टेरी को और अगले दिन जाकर के मिलता है लियो से $50,000 लेने के लिए। तब लियो कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देने वाला हूँ और रोय को इस मर्डर के बारे में पता लग गया। ये बात अब खुफिया नहीं रही, इसीलिए तुम्हें पैसे देने का अब कोई तुक बनता ही नहीं है। तब इन चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है रिची। जब लियो उसे गुस्से में देखता है तब कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तब तुम्हारी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। इन बातों को सुनने के बाद रिची यहाँ से जाने लगता है। तभी लियो कहता है कि तुम एक बहुत ही बुरे पिता हो और पति भी। तुम अपने परिवार का भी ख्याल नहीं रखते। उन लोगों की किस्मत फूटी हुई है कि तुम उनके पिता हो। इन बातों को सुनने के बाद अब रिची भड़क जाता है।
वो अपनी बंदूक निकालता है और लियो को मार देता है। यहीं पर लियो की मौत हो जाती है। वो उसकी लाश को गाड़ी में छोड़ करके बाहर निकल जाता है। तभी रिची को पता लगता है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। वो भागता हुआ जाता है हॉस्पिटल, देखता है कि एनाबेल की टांग टूट चुकी है। डेबरा बहुत ही ज्यादा निराश है। वो रिची को कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम दिन भर काम में मशरूफ रहते हो, हमारे लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद रिची यहाँ से निकल जाता है। वो जाकर के मिलता है फ्रीजी से। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तब फ्रीजी बार बार रिची से पैसे मांगता है। इस चीज को देखने के बाद अब रिची और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अंत में वो फ्रीजी का भी कत्ल कर देता है और वापस आकर के मिलता है अपने दोस्त डीनो से। तब डीनो बताता है कि किसी ने टेरी को भी मार दिया। उस कातिल को सारे लोग आइसमैन कह के बुलाते हैं। वो जिसे भी मारता है उसे फ्रिज में रख करके जमा देता है। इन बातों को सुनने के बाद रिची समझ जाता है कि फ्रीजी ने टेरी को मार दिया था, लेकिन अब पुलिस वालों को पता लग गया है उसके बारे में। रिची को अब कैसे भी काम करना है, तभी वो अपने घर को चला पाएगा। वो जाकर के मिलता है एक और कातिल से जिसका नाम है डोमिनिक। अब ये दोनों एक साथ मिलकर के काम करने वाले हैं, लेकिन रिची अब पहले की तरह मर्डर नहीं कर सकता। उसे बड़ी ही सावधानी बरतनी है। तभी डोमिनिक बताता है कि उनके पास एक नया काम है। तब रिची तैयारी करने लगता है। वो साइनाइड निकालता है और उसे डालता है पीनट बटर में और मिला देता है एक ब्रेड के ऊपर और निकलते टाइम इसको रख लेता है डिक्की में। लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए वो पहले खिलाता है बिल्ली को पीनट बटर, ताकि पता लगे कि ये साइनाइड काम करेगा या नहीं। तभी डेबरा आकर के उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और ये दोनों निकलने लगते हैं। 5 मिनट का वक्त बीत चुका है। रिची देखता है कि वो बिल्ली अभी भी जिंदा है और घूम रही है। तब उसे शक होता है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं रिची को। पुलिस वाले डेबरा को भी अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और वो पकड़ने लगते हैं यहाँ पर रिची को। तब रिची को पता लगता है कि डोमिनिक एक अंडर कवर एजेंट है। वो रिची को पकड़ने के लिए ही आया था। अब इनके पास रिची के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करते हैं और इस पर कार्यवाही शुरू हो जाती है। जब कोर्ट में इस पर कार्यवाही हो रही होती है तब वो अपने परिवार को भी यहाँ पर देखता है। डेबरा ने अब अपने पति को त्याग दिया है क्योंकि वो इतने समय से उससे झूठ बोल रहा था। हर जगह ये खबर फैल जाती है कि आखिर रिची ने कितने सारे लोगों को मारा है। उसे अब जेल में डाल दिया जाता है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि अब रिची बूढ़ा हो चुका है। कुछ लोग उससे बात कर रहे हैं। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी में जितने भी बुरे काम किए हैं क्या तुम्हें उसका पछतावा है? तब रिची कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ एक ही बात का बुरा लगता है कि मेरी वजह से मेरे परिवार को तकलीफ हुई। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा परिवार ही था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।